नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम हल्दी का आउटलुक देखेंगे। देखिए, हल्दी के पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि टेक्निकली मार्केट ओवरसोल्ड है और जल्द हम एक कुछ बड़ा जंप देखेंगे। देखिए, ओवरसोल्ड कब होता है? जब हमारी आरएसआई ओवरसोल्ड में चली जाती है। आरएसआई होता क्या है? ये ट्रेंड में क्या स्ट्रेंथ है वो दिखा रहा है। तो हमने देखा था कि मार्च में प्राइजेस लगभग 20,000 का भाव दिखाया था, तब आरएसआई 77 पे पहुंच गई थी, जिसके बाद से ही कंटिन्यू अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई में कंटिन्यू गिरावट चल रही थी, जिसका मतलब है ट्रेंड लगभग डाउनफॉल ही चल रहा था। नो डाउट बीच बीच में हमने कुछ विप शॉट्स ऐसे देखे थे जिससे उम्मीद लग रही थी कि अब मार्केट में रिकवरी बनेगी। तो हमने देखा कि अच्छी गिरावट के बाद हमने अप्रैल में भी रिकवरी देखी, फिर उसके बाद जून में रिकवरी देखी, फिर जुलाई में थोड़ी बहुत रिकवरी देखी। लेकिन ऐसे करते करते ओवरऑल जो ट्रेंड था वो डाउन साइड का बना हुआ था, जिसके चलते आरएसआई भी काफ़ी हद तक ओवरसोल्ड में चले गई थी। और नीचे में हमने आरएसआई को 18.80 तक देखा था। और अब नई तेज़ी के लिए वी नीड के जो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के बियॉन्ड अगर आरएसआई जाती है तो हम बोलेंगे कि ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बना था आरएसआई के अंदर, ज़्यादा करके हम देखते हैं ये बातें हम खाली प्राइस पे करते हैं, आरएसआई पे नहीं देखते। और आरएसआई का स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देख सकते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बना हुआ था। तो जैसे ही ये पिछला हाई तोड़ता है तो एक लंबी तेज़ी का आगाज़ आरएसआई करता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली मैं जो ये वॉलेटिलिटी आई है हल्दी में, कि ये प्रेडिक्टेड थी, बिल्कुल प्रेडिक्टेड थी। आप देख सकते हैं जब भी हल्दी में चॉपी इंडिकेटर ऊपर से नीचे की तरफ आता है तब हम देखते हैं मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट बनता है। चाहे आप मई में आप देखेंगे कि मई में जब प्राइजेस ये चॉपी इंडिकेटर नीचे आया था तो हमने पहले एक गिरावट देखी और फिर एक नया हाई लगते हुए देखा। इसके बाद अब रिसेंटली हमने 20 अगस्त को देखा था कि 20 अगस्त से पहले मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था, क्योंकि चॉपी इंडिकेटर नीचे की जगह ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन जैसे 20 अगस्त के बाद हमने देखा ये चॉपी इंडिकेटर 61 पे पहुंचा, तो 61 एक ऐसा लेवल है जहां से हमेशा हम देखते हैं कि गिरावट आएगी। और जब भी ये गिरावट आती है तो हम ज़्यादा करके देखते हैं कि प्राइजेस के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि जब भी चॉपीनेस इंडेक्स, ये एक फिबो का लेवल है 38.12, और हायर साइड पे अगर हम देखते हैं तो ये लेवल होता है 61 का। तो जब भी 61 के ऊपर अगर आरएसआई चली जाती है या इसके करीब रहती है तो हम बोलते हैं मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। और जब भी 40 या 38 के नीचे आता है तो हम देखते हैं ज़्यादा करके मार्केट में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आ जाती है, चाहे ट्रेंड नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, बट वॉलेटिलिटी आती है, ये हमें पता चल जाता है। तो अभी आप देखिए मार्केट 20 तारीख के बाद से ही जैसे जैसे वॉलेटिलिटी नीचे आई तो इसका मतलब है हाई वॉलेटिलिटी रही है। और इसी के तर्ज पे हमने मात्र 1 2 3 4 5 6 7 एक हफ्ते के अंदर जो प्राइजेस 16,400 का लेवल था वो नीचे में 12,500 का लेवल दिखा देता है। लास्ट अब हम बात करते हैं मैकडी की। मैकडी भी हमें बताता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो मैकडी के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्लैरिटी मिलती है कि डाउनसाइड ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है। हम देख सकते हैं कि मार्च में एक हाई लगा एंड सिंस देन मैकडी डाउनवर्ड स्लोपिंग में ही कंटिन्यू ट्रेड कर रही थी। इससे पहले भी हमने देखा कि अदर इंडिकेटर्स में भी डाउनवर्ड स्लोपिंग में ही बना था। जैसे कि हम देख सकते हैं 19-20 अगस्त के आसपास ज़ीरो लाइन के नीचे ये डाउनवर्ड क्रॉसिंग हुआ था। और कभी भी ध्यान रखिए जब भी मैकडी के अंदर ज़ीरो लाइन के नीचे क्रॉस ओवर होता है, मैं पहले मार्क करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मार्क किया है इसको येलो कलर में। तो ऊपर देखेंगे हम प्राइस कैसे मूव किए हैं वो भी हम बाद में देखेंगे। तो जब भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ये होता है तो मार्केट में एक गिरावट की आगाज़ बनती है। लेकिन यही चीज़ अगर पॉजिटिव क्रॉस ओवर होता है ज़ीरो लाइन के ऊपर तो एक अच्छी खासी तेज़ी बनती है। लेट इट भी छोटा हो लेकिन बनेगी ज़रूर। अब इसी चीज़ को प्राइस पे देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ये ज़ीरो लाइन के ऊपर क्रॉस हुआ तो एक बड़ी तेज़ी मिली थी। जैसे ये ज़ीरो लाइन के ऊपर हुआ हमने एक तेज़ी देखी थी। ज़ीरो लाइन के नीचे ट्रेड हुआ हमने नेगेटिव मूव देखा। ज़ीरो लाइन के नीचे ट्रेड हुआ हमने नेगेटिव मूव देखा। तो अब तक हमने क्या देखा? आरएसआई डाउनवर्ड दिखा रहा था, वो हो चुका है। वॉलेटिलिटी बन चुकी थी, बनी हुई है, अभी भी वॉलेटिलिटी जोन में ही है मार्केट। साथ में हम देखते हैं कि मैकडी भी नेगेटिव हो गया। लेकिन मैकडी के अंदर एक नई चीज़ क्या देखी जा रही है
कि एज ऑफ नाउ मैकडी के अंदर जैसे ये स्टॉकग्राम रेड कलर के होते हैं और बढ़ते फेवर में है तो हम बोलते हैं मंदी ज़्यादा है, लेकिन अब मंदी से निकलता है तो ये रेड की जगह पिंक होने लग जाते हैं और धीरे धीरे ये कम होंगे। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इसी रंग से मूव हुआ। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप देखो बड़ी गिरावट के बाद जैसे पहला पिंक बना, मार्केट में रिकवरी बन गई थी। तो कुल मिला के जो वीकनेस थी वो अब धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो अब करना क्या है, तो हम चार्ट पे आ जाते और चार्ट पे हमने जैसे लास्ट टाइम कहा था उसी पे लेते। तो हमने डेली चार्ट पे कहा भी था कि 2024 चालू हुआ था, सप्लाई शॉर्ट के चलते हमने जनवरी फरवरी के अंदर जो लो लगते हुए देखा था, हमने जनवरी 12 को जो लो लगा था वो लगा था लगभग 12,650 का, और जैसी शॉर्टेज की न्यूज़ आई मार्केट ने पहला पड़ाव लिया और ऊपर में 16,000 का लेवल दिखाया। इतना हाई भाव किसी को समझ में नहीं आया, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग आई। और जनवरी से ही जैसे फरवरी में हम लोग चेंज हुए, इमीडिएटली एक बड़ी तेज़ी बनी और प्राइजेस 19,700 का लेवल दिखा देती है। फिर अगेन पुल बैक आता है क्योंकि नया माल आएगा, लेकिन जैसे समझ में आया कि इस बार माल पिछले साल के मुकाबले कम है, हमने फिर से तेज़ी बनते हुए देखी। और पहले हमने जो तेज़ी देखी थी वो 19,970 का देखा था। दूसरी बार जब तेज़ी बनी तो फिर हमने प्राइजेस में 20,190 का हाई देखा, और तीसरा जो राउंड बना था ये बना था 20,400 का। तो कुल मिलाकर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपल टॉप जैसी फॉर्मेशन एक बन चुकी थी। और मई के बाद हमने देखा ऊंचे भाव के बाद थोड़ा सा एक कंसर्न था कि ऊंचे भाव में कोई लेगा क्या। देखिए बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं है, जैसे कि मैं बार बार मैं कहता भी हूँ और मार्केट के काफ़ी बड़े इंडस्ट्री वालों से भी मैं कनेक्टेड हूँ। सबका मानना यह है कि लगभग अगर 50 लाख बोरी के आसपास का अगर अपन प्रोडक्शन पकड़े ये साल का, तो कैरी ओवर कितना, तो कैरी ओवर कुछ लोग तो बोल रहे थे 20-25 है, कुछ 30 बोलते थे, कुछ 40 बोलते थे। मैं मान के चलता हूँ 40-45 लाख का भी अगर रहेगा। देखिए ये जो भी कैरी और बैलेंस शीट है ये मार्केट का जो प्राइमरी लोग फार्मर्स है या स्टॉकिस्ट है या बड़े कॉर्पोरेट्स है इसी को सम अप करके बनाया हुआ है। मैं कोई फील्ड पे जाकर नहीं होता, हाँ फील्ड पे जरूर जाता हूँ मैं, बट वो एक लोकल फील्ड पे, अगर सपोज मैं सांगली, बसमत, हिंगनघाट जाता हूँ तो वहाँ के लोकल में क्या सिनेरियो है वो हम लोग ले लेते हैं। लेकिन ये कुल मिला के जब इंडस्ट्री के सभी वीसीपी से जब बात होती है और कुछ गवर्नमेंट डेटा को हम एनालाइज करते हैं तब जाके ये फिगर पे अराइज होते हैं। सो कमिंग बैक 50 और 40 90 के आसपास का हमारा टोटल प्रोडक्शन इस बार का अवेलेबल था। जनरली डिमांड अगर हम बात करें तो फ्रेंकली मेरा मानना था कि हम डिमांड में अगर डोमेस्टिक की बात करें तो 75 के आसपास की डिमांड डोमेस्टिक की और 25 के आसपास की डिमांड एक्सपोर्ट की। तो 75 और 25 पकड़े तो 1 करोड़ बोरी का तो अपने को खपत लगता ही लगता है। लेकिन इज इट सो? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं 2-3 दिन के अंदर काफ़ी रिटेल ओनर्स के साथ मिला। उदाहरण के तौर पे एक नामी गिरामी कंपनी है जिन्होंने बताया हमारे 18,500 स्टोर्स है और हम लोग इसके अंदर डबल डिजिट ग्रोथ कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर कोविड के बाद से। नाम अभी नहीं बताना चाहूँगा मैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 18,000 स्टोर ऑलरेडी है पैन इंडिया में और इसको डबल डिजिट से ग्रो कर रहे हैं। तो क्या कोई भी स्टोर अगर ओपन होता है कि उसमें मसाले का स्टॉक नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और काफ़ी अपने पास रिटेल चेन बनी हुई है, चाहे हम उसमें डीमार्ट की बात करें, चाहे रिलायंस की बात करें, फ्यूचर ग्रुप की बात करें। लोकल्स के अंदर भी ऐसे है कि कुछ कुछ सिटीज़ में मैं जाके आया हूँ कि छोटे प्लेयर्स हैं, मिड साइज़ के प्लेयर हैं जिनके भी 50-60 स्टोर्स बने हुए हैं। तो जिस ढंग से फूड की कैपेसिटी या फूड की कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई है रखने की। एंड सेकेंडली कोविड के बाद तो आप ये देखिए, मैं बॉम्बे से देख रहा हूँ तो बॉम्बे में खाऊ गली एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। हर सिटी में, हर गांव में अगर हम देखें तो खाऊ गली का कॉन्सेप्ट बन गया, जहाँ पे लोगों का जो रूटीन है खाने पीने का वो बहुत चेंज हुआ। पहले 7 दिन घर में खाना बनता था और आज की डेट में 4 दिन बनता है घर में और 3 दिन बाहर खाते हैं। तो कैपेसिटी भी बढ़ी है, कंजम्पशन भी बढ़ा है। तो जो 75 लाख बोरी है में भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो कंजम्पशंस है वो 75, 78, 80 तक भी पहुंच जाएगा आने वाले टाइम में, ये मान के चलिए। अब कुछ लोगों का मालूम लगता है अरे रिसेशन है इसके लिए कंजम्पशन नहीं। सर हल्दी एक ऐसी चीज़ है, रिसेशन हो या कुछ भी हो हल्दी तो खानी जाएगी। उल्टा जितने कॉन्फ्रेंसेस की, जितने सेमिनार्स हो रहे हैं, उदाहरण के तौर पे आज 30 तारीख है और आज
हल्दी का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस भी है बॉम्बे में, तो आज मेरे घर पे भी हल्दी का स्टॉक है और कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रोविज़न रखा है कि चलो 500-800 जन आएंगे तो वो भी वहाँ पे खाना खाएंगे, हल्दी तो उधर भी लगेगी। तो मान के चलिए कि कोविड के बाद से कॉन्फ्रेंसेस बढ़ी है, शादी ब्याह तो वैसे ही बढ़ रहे हैं इंडिया में। आज CIT की लास्ट टाइम की रिपोर्ट थी, करीबन 36 लाख शादी है, बट कुल मिला के 36 से 40 लाख शादी हर साल हमारे तो सेकेंड हाफ में ही होती है। इस बार रमजान भी जल्दी आने वाला है, तो एक्सपोर्ट की डिमांड कैसे होने वाली, इसके ऊपर मैंने पूरी एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाई है जो आज मैं कॉन्फ्रेंस के अंदर भी रखूंगा मेरा व्यू, और इसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी बनाऊंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपको हर तरीके से बैलेंस शीट का व्यू, वेदर का व्यू, स्टॉक का व्यू, सभी चीज़ लेने की कोशिश की है मैंने। कमिंग बैक ऑन चार्ट, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमने जैसे लास्ट टाइम उम्मीद की थी कि मार्केट ने ये हायर हाई बना रहा है और लोअर हाई बना रहा है, तो ये तेज़ी का संकेत बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि जून के अंदर प्राइजेस के अंदर जैसे ही 16,800 का लेवल ब्रीच हुआ तो ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो चुका था, लेकिन इससे कोई मार्केट को डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रहा था कंटिन्यू। हमने देखा मार्केट टूटा, लेकिन टूटने के बावजूद हमने जुलाई में प्राइजेस को 14,800 का लो लगा, उसके बाद मार्केट 200 मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द मूव करता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ से पूरा नया गेम स्टार्ट होता है, क्योंकि अगस्त मंथ में 3-4 ऐसी कड़ी थी जो इस वॉल्टिटी में जुड़ गई। पहला है हायर स्विंग, डबल स्विंग हो जाएगी, डबल स्विंग आएगी। मैंने जीरे के लिए भी कहा था कि कोई डबल स्विंग इंडिया के बाहर भी नहीं होगी, क्योंकि ग्लोबल में फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है डबल डिजिट से, और वर्ल्ड बैंक और बाकी सब ने भी कहा है कि जो फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ये कंसर्निंग है। तो मेजर इकोनॉमी का सबका जो ध्यान है वो ग्रेन प्रोडक्शन के ऊपर है, मोटे अनाज के ऊपर है, ताकि भूखमरी नहीं रहे। तो यहाँ पे माइनर कमोडिटीज पे ध्यान रखिए, प्रोडक्शन में कमी आएगी और एक बड़ी तेजी का आगाज करेगा। तो हमने लगभग देखा है कि 35%, 40%, कोई 30% बोलता है, बट कुल मिला के 35 से 40% का इस बार प्रोडक्शन में वृद्धि होगी, तो उसका भी मार्केट में गिरावट था। सेकंड, अगर हम बात करते हैं मौसम, तो इस बार हम एलनीनो की जगह लानीनो में आ चुके हैं। लानीनो का मतलब होता है अधिक पानी। मैंने पहले भी कहा था कि पानी ज़्यादा होगा, इसका मतलब फसल तो अच्छी होगी, बट इसके नाकामत प्रभाव भी रहता है। कैसे? अगर फील्ड के अंदर पानी, गुजरात देख लीजिए एग्जाम्पल, गुजरात में रेड अलर्ट कंटिन्यू चल रहा है, जितनी नदी, डैम ये अपने उफानों पे है। चाहे राजस्थान की बात कर ले, चाहे MP की बात कर ले, और लगभग महाराष्ट्र का भी ऐसा ही कुछ हाल है। तो महाराष्ट्र में कम है, लेकिन गुजरात, MP में सब लगभग हम पानी है। तो अगर ये फील्ड पे पानी रहता है और डैमेजेस होता है, उसका असर नेगेटिव पड़ेगा प्रोडक्शन पे। तो अब तक ऐसा नेगेटिव न्यूज़ हल्दी के बेल्ट पे कभी नहीं आया एज ऑफ नाउ। जो 4-5 साल पहले हमने सांगली में देखा था, वैसी सीन अभी नहीं पड़ी, बट अभी भी सेकेंड स्पेल पूरा बाकी है। मानसून में हम सितंबर आज स्टार्ट किए नहीं है, सितंबर 2 दिन बाद स्टार्ट होगा, और सितंबर में जाती बारिश हमेशा प्रभाव ज़्यादा लाती है और लानीनो के पीरियड में और ज़्यादा लाती है। तो इनकेस अगर बरसात ज़्यादा होती है तो डैमेजेस आगा, तो 35% का जो इजाफा हुआ है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा, लेकिन जो यील्ड है उसमें लॉसेस भी दिखाएगा। तो वो टू अर्ली टू से राइट नाउ, महीना भर है हमारे पास, लेकिन कुल मिलाकर जो 35% का इजाफा हुआ है उसका एक नेगेटिव प्रभाव भी पड़ा है। सेकेंड, बांग्लादेश, अगस्त में ही हमने देखा बांग्लादेश का एक कंसर्न्स हुआ। तो बांग्लादेश ठीक है, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, बट इतना कोई वाइटल नहीं है, बट एक सेंटीमेंट खराब हो चुका है, जिसकी वजह से हमने देखा इनिशियली तो पूरा ट्रेड रुक गया था, अब चालू भी हो चुका है, उसका असर आना चाहिए। लेकिन इसके अलावा मिडिल ईस्ट हमारा सबसे बड़ा बायर है, और मिडिल ईस्ट में आप देख रहे हो कि ईरान, इजराइल, हमास, ये सारे सेक्टर्स में एक तनाव बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से भी हमने देखा कि हमारी जो सी रूट्स है इसमें फ्रेट बढ़ गए हैं, कंटेनर के चार्जेस बढ़ गए, कंटेनर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो एक्सपोर्ट भी प्रभाव हुआ है। ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट पूरा ही जीरो हो गया है, बट चार्जेस बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आ जाती है। और उदाहरण के तौर पर रुपया आप देख लीजिए, 84 का भाव रुपया हो गया, जो हमारे एक्सपोर्ट को सपोर्ट करना चाहिए, बट एज ऑफ नाउ रुपये की गिरावट भी हमको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स की भी जो डिमांड आनी है वो मुझे लगता है 15 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। तो अब जाके इसका बेनिफिट मिलेगा। फेस्टिव सीजन हमने राखी से, 15 अगस्त से और दही अंडी से देखा है कि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है इंडिया में। ऊंचे भाव में हमने देखा था कि लिमिटेड बाइंग हो जाती है, लेकिन अब फेस्टिव सीजन भी है, डिमांड भी बढ़ेगी। FMCG कंपनी में मैंने काफ़ी जगह बात होती थी, तो मार्च, अप्रैल, मई में सबको कंसर्न था, अरे अजय भाई माल नहीं है, 20,000 का भाव, 18,000 का भाव हो गया, हम ले क्या।
क्योंकि पिछले साल 6,500 से जो एकाएक स्पाइक मारा था सितंबर में, आपको ध्यान हो तो 18,000 का भाव था, तब भी मैंने कहा था कि 18,000 सस्टेनेबल नहीं है, मार्केट टूटेगा, 12.5 का भाव आएगा। तो पिछले साल भी अगर आप देखोगे तो प्राइजेस ने 18,000 का ये हाई मारा था 3 अगस्त को, और यहाँ से हमने गिरावट देखी थी जो लगभग 12,100 12,200 का लो लगाया था, और फिर मार्केट में एक रिकवरी बनी थी। तो हमने सितंबर में पिछले साल भी हमने गिरावट आते हुए देखी थी, एंड उसके बाद मार्केट में रिकवरी बनी। कमिंग बैक ऑन दिस टाइम, तो मार्केट में हमने देखा टेक्निकली ओवरसोल्ड है, वॉल्टिलिटी कंटिन्यू बनी है, मैकडी में स्ट्रेंथ पहली कैंडल है तो ज़्यादा घाई मत कीजिए, बट उम्मीद यही थी कि पहला प्राइस में अगर गिरावट आती है तो हम 15,000 का सपोर्ट देखेंगे, लेकिन 15 पे भी मार्केट रुका नहीं, फिर नीचे में 13,500 का था। लेकिन अब फाइनली जो अगर हम बात करें तो 12,618 का मैंने सपोर्ट बताया था, जो पुराना सपोर्ट निकल कर आ रहा है। जैसे जनवरी में भी हम देखते हैं तो 12 जनवरी को इसी का लो मारा था, और मार्जिन्स भी बढ़े हैं, और लोअर लेवल पे सबको बाय करना है। क्योंकि एक चीज़ मान के चलो, जो कैलकुलेशंस मैं बता रहा था आपको कि 75 डोमेस्टिक डिमांड, 25 एक्सपोर्ट की डिमांड, 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास 90 लाख का भी अगर 50 का प्रोडक्शन और 40 का भी कैरी पकड़ते हैं तो 90 का है, तो हम लोग शॉर्ट में ही जाने वाले हैं। हाँ, 5-6 लाख 7 लाख बोरी ऐसी है जो कंजम्पशन सेंटर में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको मिलेगी। लेकिन मेरी चिंता ये नहीं है, मेरी चिंता है इस बार की सोइंग अगर आप 35% बढ़ा हुआ भी देखते हो तो 50 में 35 जोड़ लीजिए। तो 50 में जब आप 35 जोड़ते हो तो लगभग 75 के आसपास का ही क्रॉप आएगा, कि 75 से 80 की, अगर 70-75 की भी क्रॉप आप नए साल की 2025 की भी बात करते हो, और कंजम्पशन वही 75 और 25 की बात करूँ तो एक, तब भी अगर आप देखोगे तो हम नेकेट में शॉर्टेज में अगले साल भी जाएंगे। तो मेरे हिसाब से प्लास्टिक के बॉल को पानी में दबाया गया है, और जैसे ये रिलीज होगा एक बड़ा स्पाइक आ सकता है। मैं कोई आपको धीरज नहीं बनवा रहा कि आप यहाँ से दबा के लेके चलिए, आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से 2 बार बात कीजिए, बट मैं फंडामेंटल वाला आदमी ज़्यादा हूँ, तो फंडामेंटल की बैलेंस शीट 2 बार 3 बार 4 बार आप देखना, और उसके बाद कोई भी डिसीजन लेना। हाँ, टेक्निकल हमें लेवल्स देता है कि कहाँ पे हम लोग लेवल्स के, टेक्निकल हमें लेवल्स देता है कि कहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए, क्या चीज़ है। तो दोनों को जब हम कंबाइन करके काम करते हैं तो क्लैरिटी हमें ज़्यादा मिलती है। तो टेक्निकली 12,600 का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट था, रिवर्सल कल हमने बहुत स्ट्रांग आते हुए देखा जो 12,410 का लो लगाया था, लेकिन अभी भी तो 12,400 का लो लगा चुका है, पहली कैंडल है, और कभी पहली कैंडल पे उत्साहित मत होइए। हमें क्या चाहिए, आज शुक्रवार है, आज 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, वीकली क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग। अगर हमारा 13,500 के ऊपर की आज की क्लोज आ जाता है शुक्रवार का, तो एक पहला सिग्नल होगा कि मार्केट रिवर्सल दिखा रहा है। उदाहरण के तौर पे अगर हमने ये लेवल जो पिछला लो था वो था करीबन 13,900 का, तो मैं मान के चलता हूँ कि 13,500 से 13,900 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का पॉइंट बन जाएगा। सेकंड, आज शुक्रवार भी है तो वीकली और मंथली क्लोज भी मिल जाएगा। तो मुझे लगता है 14,000 और 14,800 ये 2 ऐसे लेवल रहेंगे, ये हमें अगले 2 ट्रेड के अंदर देखने हैं। दूसरा, आज हल्दी का एक कॉन्क्लेव है बॉम्बे में, जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, मैं भी रहूँगा, मिलेंगे और बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि हल्दी के कॉन्फ्रेंस में बात क्या होने वाली है, हल्दी के ट्रेड के बारे में, हल्दी के फंडामेंटल के बारे में, हल्दी की गिरावट के बारे में, और मोटा मोटी आप भी सब जानते हैं बैलेंस शीट और सिनेरियो कि 20,000 वाला आइटम 12,500 आ जाता है। तो यहाँ से जो प्रोडक्शन है और जो बैलेंस शीट का अपन ने डिस्कस किया है, यहाँ से ये तो नहीं है कि हल्दी में 5,000 रुपये की गिरावट आएगी, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। देखिए, फ्यूचर प्राइस क्या होता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो आज ही से हम डिसाइड करेंगे। तो फ्यूचर में जो हो सकता है वो वर्स्ट हमने निकाल लिया है, अब आगे क्या। तो आगे अगर यहाँ से हल्दी के कॉन्फ्रेंस में अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आती है, जैसे कि बैलेंस शीट टाइट है, आगे एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ेगी, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, टेक्निकल पे मैं खुद पैनल पे रहूँगा, मेरे साथ और मेरे कलीग्स भी रहेंगे, और जैसे ये न्यूज़ मिलेगी मुझे लगता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखोगे, जो 14,000 का लेवल तोड़ने के बाद 14,800 से लेकर 16,000 का लेवल तो बैर मिनिमम दिखेगा, एंड उसके बाद डिमांड सप्लाई। अच्छा, एक हिंट और देता हूँ, इस बार रमजान और 15-20 दिन पहले है। देखिए, 4 साल से रमजान प्रीपोन्ड होते जा रहा है, प्रीपोन्ड मतलब धीरे धीरे आगे होते जा रहा है। इसके लिए जब अप्रैल में रमजान थी तो हमारी एक्सपोर्ट की डिमांड मार्च में आती थी, फरवरी मार्च में आती थी। जब रमजान मार्च में हुआ तो जनवरी फरवरी में, और इस बार रमजान
फरवरी एंड और मार्च के आसपास समझो है, मैंने एग्जैक्ट डेट देखा नहीं है, लेकिन ये रेंज में और जल्दी आ रहा है। तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि दिसंबर में हमारी एक्सपोर्ट की डिमांड निकल के आने वाली है। और वैसे भी हम देखते हैं पिछले साल से कैरियर स्टॉक कम है, तो सबसे बड़ा गेम चेंजर जो होने वाला है इस बार एक्सपोर्ट की डिमांड का रहेगा। डोंट एक्सपेक्ट कि फॉरेन में हमारे पास बहुत ज़्यादा सप्लाई है, कुछ भी नहीं है। चाहे हम म्यांमार की बात करें, चाहे और ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की डिमांड डोमेस्टिक मार्केट से निकलेगी। रुपए की गिरावट भी हमारे एक्सपोर्ट डिमांड को सपोर्ट करेगी। तो आज 30 तारीख है, मैंने ये सम अप किया है और एक कंप्लीट एलोबरेट रिपोर्ट मैं आप तक लेके आऊँगा। तो आज का क्लोजिंग आप देख लेना, अगर 13,500 से 13,900 के ऊपर की आती है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल वाला साइन रहेगा। और आज के कॉन्फ्रेंस में स्ट्रॉन्ग वर्ड्स निकल के आएंगे, फंडामेंटल साइड भी और टेक्निकल साइड भी, जिसके बाद मुझे लगता है एक अच्छी रैली बनेगी। तो चूकना नहीं और गलती से भी शॉर्ट मत करके चलना। अगर आपकी कैपेसिटी है कि आपको 50 टन 100 टन की रिक्वायरमेंट है, तो मेरा मानना है कि दिस इज द टाइम कि आप 25, 30, 40% की पोजीशन बनाना चालू कर लीजिए। ये लेवल मुझे एक बेस क्रिएट होता हुआ दिखता है कि 12,000, 12,500 वर्स्ट इन केस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। शॉर्ट मत कीजिए, अगर नहीं लेना है मत लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट मत कर लेना। और कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बाइंग करके चलो, ये लेवल से डिमांड में भी इंप्रूवमेंट आएगा, टेक्निकली भी दिखा रहा है, फंडामेंटल और एक्सपोर्ट डिमांड भी रहने की उम्मीद है। इसी के साथ मेरा ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक सारे नए अपडेट मिलते रहे। थैंक यू सो मच।